हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। डियर स्टूडेंट, हमारी सीरीज जो चालू की हमने एज प्रॉमिस्ड हम वो डिलीवर कर रहे हैं आपको। एनसीईआरटी क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसके पूरे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हम इसी चैनल पर आपको करा रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इससे आपको मदद मिल रही है और आप काफी कुछ चीजें सीख रहे हैं। साथ ही उन क्वेश्चन से जुड़े जितने भी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, मैं आपको साथ साथ में वो भी बताते जा रहा हूं। सो अगेन देयर इज अ लॉट टू नो। चलिए स्टार्ट करेंगे दिस लेक्चर नंबर 3 और इसमें कुछ 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारा पुराना सीक्वेंस है। बाकी कंटेंट के बारे में आप जानते हैं, कंटेंट पे जो थ्योरेटिकल वीडियोस हैं वो आप थोड़ा सा वेट करिए, चैनल पर आपको वो भी चीजें मिलने लगेंगी, या फिर जब आप वीडियो देख रहे हो क्या पता हमने तब कंटेंट डाल ही दिया हो, क्योंकि सम ऑफ यू विल सी दिस इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1.3। देखो जी, अब ये क्वेश्चन है हीट का। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो यूनिट नंबर 1 है, मेरी बात अब सही साबित हो रही है। इसमें ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन है, फ्लूइड के भी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो हीट के भी क्वेश्चन है, स्पीड का भी क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है, ये आपको यूनिट लिखना सिखा रहा है, डायमेंशन लिखना सिखा रहा है। अब हीट के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, फ्लूइड के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन वो ये आपको बता रहा है कि यूनिट क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत आपके मन में डाउट आ सकता है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स के साथ रहोगे तो ना वेरी श्योर इसमें गलती नहीं होगी आपसे। कैसे कह रहा है सर, एक कैलोरी जो है होती है, इट इज ए यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, हीट क्या होता है? एनर्जी इन ट्रांजिट, जो आपको जो थर्मल वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाएगा। एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, यानी एक कैलोरी का मतलब कितना है? 4.2 जूल। और एक जूल को वो बता रहा है 1 ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये यूनिट है एक जूल की। और एक कैलोरी में कितना होता है? यहाँ पे 4.2 जूल होता है। अब उसने यूनिट चेंज किया, वो बोल रहा है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा केजी। अब किलोग्राम के बजाय क्या ले रहा है? अल्फा किलोग्राम। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ में बीटा मीटर ले रहा है, यानी मीटर के बजाय बीटा मीटर ले रहा है। एंड यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड के साथ साथ क्या ले रहा है? गामा सेकंड ले रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट, यानी कि आपसे क्या पूछा है? ये मैग्नीट्यूड पूछा है। ये आपको शो करना है कि मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अब सर देखने में क्या लग रहा है? भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अगर आप पहले यूनिट के पहले सवाल पे जाओगे वही बेसिक लगेंगे। बेसिक्स आपके बदलते नहीं है, बेसिक्स की यही तो खास बात है, बेसिक्स आपके चेंज कभी नहीं होंगे। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से समझा है तो आप फिजिक्स में कभी भी परेशान नहीं होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक कैलोरी कितनी है? ठीक है, इज इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और एक जूल को वो कितना बता रहा है? 1 ग्राम, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, यानी कि एक जूल को जब मैं यहां लिखूंगा तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें तो बेसिकली एक कैलोरी जो आपकी हुई, एक कैलोरी कितनी हो गई? 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये है आपकी पुरानी यूनिट और पुराना मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊं तो टेक्निकली इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, तो ये रहा आपका N1 और ये रहा आपका यूनिट नंबर 1। ये रहा आपका यूनिट नंबर 1, ये मैग्नीट्यूड 1 एंड यूनिट नंबर 1। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि सर थोड़ा सा माहौल बदलिए, और माहौल बदलिए और क्या करिए? किलोग्राम को लिखिए अल्फा किलोग्राम, ठीक है, लेंथ को लिखिए बीटा मीटर और टाइम को लिखिए गामा सेकंड। तो जरा हमें बताइए, तो क्या इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है क्या? हमने कहा वो भी करके देख लेते हैं। ये बदलेगा क्या? N1U1 इज इक्वल टू N2U2 बदलेगा क्या? नहीं सर, ये बदल जाएगा तो सारा खेल ही बदल जाएगा भाई। ये तो मैं चिल्ला रहा हूं पहली यूनिट से ही, पहले प्रॉब्लम से ही। सर N1U1 अगर है तो N2U2, तो फिर चलो करके देखते हैं। N1 कितना? 4.2, यूनिट कितना है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। N2 नहीं पता, N2 ही तो पूछा है, मैग्नीट्यूड ही तो पूछा है। N2 कहां से पता होगा? N2 ही तो पूछा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, N2 U2 जब यूनिट की बात करेंगे तो नई यूनिट में क्या लिखना है? नई यूनिट में मास को लिखना अल्फा किलोग्राम। तो किलोग्राम को आप क्या लिखेंगे? अल्फा किलोग्राम। पावर है? नहीं है, पावर नहीं है, रहने दो। लेंथ को क्या लिखेंगे? लेंथ को लिखेंगे बीटा मीटर, बीटा मीटर। पावर है? हाँ जी है सर, कितना? स्क्वायर। टाइम को कितना लिखेंगे? गामा सेकेंड, गामा सेकेंड। पावर है? हाँ जी है, कितना है? 2।
यही तो किया। यहां पर फिर से सुनो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी यूनिट है, पुरानी यूनिट में मास को सिर्फ किलोग्राम लिखना है, नई यूनिट में अल्फा किलोग्राम लिखना है। पुरानी यूनिट में लेंथ को मीटर लिखना है, लेकिन नई यूनिट में कितना लिखना है, बीटा मीटर लिखना है। और पुरानी यूनिट में टाइम तो सेकंड है, लेकिन यहां पे कितना है, गामा सेकंड है, जो आपको दिया हुआ है इन अ न्यू यूनिट, है ना। चलिए अब आप एक काम करो, इसको ओपन कर दो, n2 का n2 रहने दो, यही चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अल्फा किलोग्राम कुछ भी है, पावर नहीं है, तो सेम टू सेम रहने दो। बीटा मीटर का स्क्वायर, तो फिर देखो बीटा का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। याद करो प्रॉब्लम नंबर 2, वीडियो नंबर 2, क्या बताया था कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर नया लिखा है और उस पर कोई पावर है तो अल्फा पे भी जाएगी, बीटा पे भी जाएगी, मीटर पे भी सेम पावर आएगी, गामा पे भी जाएगी, सेकंड पे भी सेम पावर आएगी। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, बीटा का नहीं होगा, बीटा का भी स्क्वायर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर होगा और यूनिट का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो n2 रहने दिया, n2 रहने दिया हमने, और अल्फा किलोग्राम अलग कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिख दूं, n2 रहने दिया, n2 रहने दिया, अल्फा किलोग्राम अलग कर दिया, बीटा का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर अलग कर दिया, और यहां पे -2 था, कीप इट -2, तो गामा का -2 कर दिया और सेकंड का -2 कर दिया। अब आप देख रहे हो कि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, इक्वल n1 u1 n2 u2, तो बराबर बराबर यूनिट काटूंगा ना मैं। मीटर स्क्वायर से क्या कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड की पावर -2 से क्या कट गया, सेकंड की पावर -2 कट गया। यानी कि आप यहां पे देख रहे हो 4.2 इज इक्वल टू n2, क्या बचा, n2 के बाद बचा अल्फा, ओनली अल्फा बचा है। अच्छा बीटा स्क्वायर, जी बीटा स्क्वायर बचा है, गामा की पावर -2, सर गामा की पावर -2 बचा है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए मैग्नीट्यूड n2। तो यहां से जब तुम n2 कैलकुलेट करोगे, n2 कैलकुलेट करोगे तो अल्फा अब उधर जाएगा, तो 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा उधर जाएगा, बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2 है, तो यहां चला जाएगा गामा की पावर 2। क्या बोलती है पब्लिक, यही है, वही तो कह रहा है, शो करिए, शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड। कैलोरी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, n2, 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2। सही है, सॉर्टेड है, आ रहा है समझ में, आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। इन केस कोई डाउट रहेगा तो फिर हम है ही, चिंता क्यों करते हो आप। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव हियर। अब क्या होता है, आप बुक्स देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, अगर फॉर्मूले के पीछे हर वक्त जाओगे, स्पेशली पहली यूनिट में, तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। बेसिक्स पकड़ के रखोगे, फंडामेंटल्स पकड़ के रखोगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी और आपको समझ में भी आएगा। आ जाओ अगली प्रॉब्लम पे। अभी अगली प्रॉब्लम क्या है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कैसे है, कह रहा है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, कर देंगे एक्सप्लेन, कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है कि टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। In view of this, reframe the following statement wherever necessary। जी बिल्कुल सही कह रहा है, किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को आप लार्ज या स्मॉल तभी कह पाओगे जब आप किसी से कंपेयर करो। विदाउट स्पेसिफाइंग या विदाउट कंपैरिजन मीनिंगलेस है लार्ज या स्मॉल कहना। जैसे जैसे क्या हुआ कि मान लो कोई एक बंदा है, वो कह रहा है जी मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए एग्जाम में, कितने नंबर है, 70 मार्क्स हैं। वो कैसे पता आपको अच्छे नंबर है, या तो क्लास का उस बंदे के बाद हाईएस्ट नंबर 50 हो, तब तो उस बंदे के नंबर 70 बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उस क्लास में सबके ही नंबर 80 85 90 आ रहे हैं, तो 70 वाला कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूं, तो बेकार है ना। तो 70 वाला अच्छा होगा कि बुरा होगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि कंपैरिजन किससे किया। आप समझ रहे हो, मैं अगर बोलूं कि आई एम वेरी हैंडसम, भाई मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, इफ आई एम कंपेयरिंग विद मोर हैंडसम मैन तो गलत बात है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर मैं खुद को हैंडसम बोल रहा हूं तो मैंने अपनी कंपेनियन देखी, लोग बड़े मुझसे कम हैंडसम है, तो मेरी बात सही है। आप कहने का मतलब क्या है कि आप कंपैरिजन करो, तभी तो किसी को लार्ज कहो, स्मॉल कहो, गुड कहो, बैड कहो, है ना। तो यहां पर वो बोल रहा है तो ठीक है, तो उसी रेफरेंस में कह रहा है रिफ्रेम करिए। अब कह रहे हैं सर एटम्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। भैया स्मॉल तो है, बट आप किससे बात करोगे, न्यूट्रॉन से स्मॉल है क्या एटम, नहीं। प्रोटॉन से स्मॉल है क्या एटम, नहीं। तो किससे स्मॉल है, तो सर एटम जो है वो स्मॉल है। आपकी मान लो कमरे में मेरे एक बॉल है, कोई जैसे बच्चे खेलते हैं, उससे एटम स्मॉल है।
लेकिन अगर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉल है क्या, नहीं है। तो मैं वही समझा रहा हूं। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद, किसी से भी ले लो, तो ये रिफ्रेम हो गया। तो इन कंपैरिजन विद व्हाट, विद अ बॉल। एक बॉल होगा जिससे बच्चे खेलते हैं, उससे एटम क्या है, स्मॉल है। स्टेटमेंट नंबर बी, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, कैसे कह सकते हो, क्यों? अगर ग्रेट स्पीड चलता होगा फिर तो लाइट से भी तेज चलता होगा, फिर तो साउंड से भी तेज चलता होगा। आप समझो ना मेरी बात, कहने का मतलब होता है कि आप जेट प्लेन तेज चलता है, अग्री, लेकिन फिर वही मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आप कंपेयर नहीं करोगे। बात समझो, जेट प्लेन तेज चलता है इन कंपैरिजन विद अ बस, विद अ बस। एक बस होगा, एक कार होगी, उससे तेज चलता है, आई अग्री। लेकिन आप कह दो कि जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू लाइट, नहीं, सबसे तेज तो कहते हैं ना मन की गति है भाई, उससे तेज थोड़ी नहीं चल रहा जेट प्लेन, लाइट से तेज थोड़ी नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, जब भी आप जेट प्लेन को तेज कहोगे कि तेज चल रहा, आप हमेशा कंपेयर करो। जब भी आप कहोगे कि बहुत स्मॉल है एटम, कंपेयर करो। तो मैंने क्या कहा, किसी चीज को लार्ज कहना, स्मॉल कहना, फास्ट कहना, स्लो कहना, गुड कहना, बैड कहना मीनिंगलेस है अगर आपने कंपेयर नहीं किया। तो वो यही रिफ्रेम करवा रहा है। फिर कह रहा द मास ऑफ जुपिटर इज लार्ज। अब भैया जुपिटर का मास लार्ज है किससे, किससे जुपिटर का मास लार्ज है? तो आप कहिए सर अर्थ से, है ना, इन कंपैरिजन विद अर्थ। आप समझ रहे हो? तो जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है मीनिंगलेस रहेंगी। करेक्ट? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेटमेंट ऐसे ही हैं, देखो कुछ बढ़िया स्टेटमेंट भी मिलेंगे आपको। जैसे इसमें पार्ट नंबर डी, द एयर इनसाइड दिस रूम, एक कमरा है, उस कमरे में जो एयर है, हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर कमरे के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट लार्ज है, लेकिन फिर से कंपेयर नहीं किया। तो सर कंपेयर करो ना विद, अब मॉलिक्यूल्स जैसे एक मोल ले लो, एक मोल से तो ज्यादा ही है, मोल वगैरह आप केमिस्ट्री में आगे डिटेल पढ़ोगे। तो इन कंपैरिजन विद अ मोल, तो एक मोल में जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे एक कमरे में। एक मोल कितना होता है वो आप केमिस्ट्री में डिटेल में देखोगे। तो कंपेयर जब तक नहीं किया तब तक मीनिंगलेस हो रहा था। अब देखो पांचवा है, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन अ इलेक्ट्रॉन। ये सही है? या इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन, ये सही है? सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ द साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है ना, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तभी जब बिजली कड़कती है तो पहले बिजली दिखती है फिर आवाज सुनाई देती है, पहले आपको बिजली दिख जाती फिर आवाज सुनाई देती है। तो क्योंकि लाइट तेज चलती है, साउंड स्लो चलता है। तो ये चीज भी सही है। तो देखो जब कंपेयर कर रहा है ना, तो दीज आर करेक्ट, तो इनको रिफ्रेम करने के लिए जरूरत नहीं है। दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कंपेयर किया हुआ है। लेकिन जो शुरू के चार स्टेटमेंट थे दे वर नॉट करेक्ट, आपको कंपेयर करना पड़ेगा तब जाके आप उसको सही कहेंगे, स्मॉल या लार्ज कहेंगे। ये चीज आप समझिएगा, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। करेक्ट? तो ये एक बेसिक चीज था, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.5, जब हमने इतनी बातें करी हैं, रिपीटेड टाइप का सवाल है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप बना लोगे। तो जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, आई विल एक्सपेक्ट कि पास कर दो वीडियो को, थोड़ा सा कोशिश करो, खुद से कोशिश करो कि क्या होगा, एंड देन फिर सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ही आपको। देखो सर, बेसिक्स आपके हैं अच्छे, आपसे दिक्कत नहीं होनी कहीं। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन, एक नई यूनिट चूज की है। क्या है बताया नहीं इस बार, कह रहा हमने लेंथ की एक नई यूनिट ले ली, और सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। और वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट देखा, वो नई यूनिट में एक आ रहा है। कुछ भी लिया होगा, नहीं पता क्या, मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, माइल पर सेकेंड होगा, नहीं पता क्या, लेकिन कुछ है और वो स्पीड यूनिटी आ रहा है। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना आ रहा है, यूनिट, न्यू यूनिट ली है, न्यू यूनिट पर सेकेंड में ले लो, जनरली हम सेकेंड में लेते हैं स्पीड। वैसे तो स्पीड लाइट की कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ये तब होती है जब मीटर पर सेकेंड लूंगा। आप समझो बात को, वो बता ही नहीं रहा कि मीटर में है कि किलोमीटर में है कि माइल में है, किस में है, लाइट ईयर में है, तो ये बता ही नहीं रहा, बस कह रहे किसी यूनिट में लो, और वो मान लिया उसने यूनिटी 1।
ये एक्चुअल में होता है, बट उसने इस बार बताया नहीं, उसने बोला कुछ भी होता होगा, नई यूनिट है, यू मान लिया और उसमें यूनिटी बता दिया। अब आपसे जो प्रॉब्लम पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस बतानी है, किसके बीच की बतानी है, सन और अर्थ के बीच की बतानी है, लेकिन उस नई यूनिट में बतानी है। अब देखो डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस हियर सर, डिस्टेंस इज नथिंग स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के बारे में वो कह रहा है कि यूनिटी है, कितना है पता नहीं, तो 1 यूनिट पर सेकेंड, पता ही नहीं ना क्या है, ना पूछा है आपसे। टाइम जरूर दे दिया आपको, टाइम कितना दे दिया, 8 मिनट 20 सेकेंड, तो 8 मिनट में कितना, तो 8 मिनट में हो गया 480 सेकेंड और 20 सेकेंड में हो गया 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया 500 सेकेंड। तो 1 यूनिट पर सेकेंड स्पीड है जो नहीं पता, और टाइम आपका है 500 सेकेंड। डिस्टेंस आपको चाहिए थी, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, टाइम ये सेकेंड से सेकेंड नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपका 500 यूनिट। आंसर क्या है पता नहीं, जो भी उसने एज्यूम किया हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों दिया था उसने, आपको समझाने के लिए। पुराने प्रॉब्लम्स में क्या कर रहा था वो, कि यूनिट का नाम बता रहा था, जैसे यहां पे किलोमीटर पर सेकंड दे देता, माइल पर सेकंड दे देता, तो डिस्टेंस पूछता कितना किलोमीटर है, कितना माइल है, लेकिन वो मजे ले रहा है आपसे, क्या कह रहा है, नहीं पता क्या है, यूनिट पर सेकंड। अब तुम डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 500 यूनिट। डिस्टेंस कैसे आती है, स्पीड इंटू टाइम से आ जाती है। तो फंडामेंटल्स आपके मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल भी दे रहा था। हम एक्सपेक्टिंग कि यहां से आपको मदद मिल रही है, चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं, चीजें आपके लिए आसान हो रही हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी आर देयर फॉर यू। आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली @StudyNation04 पे। बाकी लेक्चर्स की लिंक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, एप्लीकेशन की लिंक्स हैं, और बाकी अदर अपडेट्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है SN11 and 12 उसको ज्वाइन कर सकते हैं, QR आपको दे रखा है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे बहुत सारी बातें, सीखेंगे बहुत सारे नए कंसेप्ट, सॉल्व करेंगे कुछ बढ़िया बेहतरीन प्रॉब्लम्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड गुड लक।